माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सचिन, आपका फिजिक्स मेंटर, और एक बार फिर से आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बच्चों, जो इस बार क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम हुआ था फिजिक्स का टर्म 2 का, उसका सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो ये रहा पेपर आपके सामने और इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये रहा आपका पेपर आपके सामने, जो ये आपका 35 मार्क्स का पेपर हुआ था टर्म 2 का। इसमें जो आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का जो आपका वेटेज था बच्चों 35 मार्क्स का टोटल 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर है और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है। क्लियर है। तो ये रहा आपका सेट नंबर 2 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये आपका आया हुआ था सबसे पहले सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है ना, क्या दिया हुआ है, डिफाइन द टर्म इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोल रहा है बच्चों, इंपैक्ट पैरामीटर को डिफाइन कीजिए एंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल इन द गीजर मार्सडेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, जो गीजर मार्सडेन का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें आपको डिफाइन करना है कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में ऐसे मैंने आपको बता दिया था, चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर। व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर, तो देखिए बच्चों होता क्या है, यहां पर आपका अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आपका गोल्ड फॉइल रखा हुआ रहता है। तो यहां पर आपका गोल्ड फॉइल रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका गोल्ड फॉइल है। ठीक है, और ये बेसिकली किसको यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं गोल्ड को यूज करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 79 होता है। क्या होता है बच्चों, 79 होता है। तो मान लो सपोज दैट ये आपका इसका न्यूक्लियस है, मान लो इसके एटम्स का ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है इस तरह से, है ना। और ये अल्फा पार्टिकल्स जो होता है उसका बम्बार्डमेंट करवाते हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बच्चों, हाफ mv²। ये है अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, मतलब अल्फा पार्टिकल इतना काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका होगा ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो आपका होता है वो डायरेक्टली विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाता है डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होगा, हमारा डायरेक्टली पास कर जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, मतलब उनका क्या होगा, हमारा 0 डिग्री डेविएशन या 0 डिग्री स्कैटरिंग एंगल होगा। ठीक है, अब देखो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा देखा गया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट हैविंग द वेरी सिग्निफिकेंट डेविएशन, कुछ अल्फा पार्टिकल में क्या हुआ, बहुत ज्यादा डेविएशन हुआ। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल देखा गया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, लगभग 1 आउट ऑफ कितना 8000 है ना, 1 आउट ऑफ 8000 क्या हो गया, उनका डिफ्लेक्शन जो हो गया 90 डिग्री और मोर हो गया। ठीक है, और ओकेजनली कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनका क्या हो गया, हमारा जो हेड ऑन कोलिजन कर रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल जो डायरेक्टली आ रहा था, जो हेड ऑन कोलिजन कर रहा था, जो कि डायरेक्टली न्यूक्लियस को क्या कर रहा था, टारगेट कर रहा था, तो वो क्या हो गया, वो डायरेक्टली यहां से अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया और उनका क्या हो गया 180 डिग्री क्या हो गया उसका, दैट इज डेविएशन हो गया। मतलब अपने ही पाथ पे क्या हो गया, रिटर्न हो गया, अपने ही पाथ को क्या कर लिया, रिट्रेस कर लिया। अब देखिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है बच्चों, यहां से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी जो आपका मान लो कि कहीं इंफिनिटी से आ रहा है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर रहा होगा, ठीक है, वहां से जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है हमारा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बोला गया इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर इज द, ठीक है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये आपका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है,
ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है और ये इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट है ना। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है क्या, इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोला जाता है बच्चों, इंपैक्ट पैरामीटर। और इसका अगर एक्सप्रेशन पता हो आपको तो इंपैक्ट पैरामीटर जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है इंपैक्ट पैरामीटर का, यहाँ पर मैं लिख देता हूं। इंपैक्ट पैरामीटर को जनरली बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बी होता है हमारा क्या, दैट इज के जेड ई स्क्वायर्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। और इनटू क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है, कॉट ऑफ थीटा बाई 2, जहां पर थीटा बाई 2 क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो थीटा होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा स्कैटरिंग एंगल होता है। ये क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल होता है। ये क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल होता है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो बोल रहा है डिफाइन द टर्म इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर को आप डिफाइन कर लोगे एंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको भी डिफाइन करते हैं अभी। देखिए उसके बाद बोल रहा है फॉर द अल्फा पार्टिकल इन द गीजर मार्डन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहां पर आपको इतना लिख देना था कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, इंपैक्ट पैरामीटर बोला जाता है। और जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है आपका, ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसका क्या है, ये आपका है दैट इज के जेड ई स्क्वायर्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू कॉट थीटा बाई 2, जहां पर के क्या है बच्चों, कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर है, ई क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर थीटा क्या हो गया, स्कैटरिंग एंगल हो गया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद में क्या है हमारा, दैट इज आपको इतना लिख देना था, यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाता, ठीक है। आपको एक लाइन लिखना था, उसके बाद में इसका क्या लिखना था, एक फार्मूला यहाँ पर आपको मेंशन कर देना था इंपैक्ट पैरामीटर का। क्लियर है, यहाँ पर आपको फुल में फुल, जो लोग इतना किए होंगे उनको फुल में फुल मार्क्स यहाँ पर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद आपका आता है क्या, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये क्या होता है बच्चों, देखिए मैं समझाता हूं आपको। यहां पर जो अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन कर रहा था, जो जस्ट क्या कर रहा था, न्यूक्लियस को टारगेट कर रहा था, मतलब ऐसा अल्फा पार्टिकल जो जस्ट हेड ऑन कोलिजन करने वाला था न्यूक्लियस के साथ में। तो ये अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो हीलियम न्यूक्लियस होता है तो उसके पास में भी क्या क्या है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल के पास में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेगा, यहाँ पर देखो ये है हमारा अल्फा पार्टिकल्स, जो कि क्या होता है हमारा हीलियम 24, ये हमारा अल्फा पार्टिकल्स है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और ये इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर जो चार्ज होता है हमारा क्या, प्लस जेड ई, जो जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, अगर गोल्ड फॉइल है तो उसके लिए क्या होगा हमारा 79, और इनटू ये क्या होगा, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इतना चार्ज होगा इस न्यूक्लियस पे। अब जो अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा यहां से डायरेक्टली, जो हेड ऑन कोलिजन कर रहा होगा, जो जस्ट न्यूक्लियस को क्या कर रहा होगा, यहाँ पर टारगेट कर रहा होगा, ठीक है, तो उनका क्या होगा, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या कर रहा होगा, रोक रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, +2e, ठीक है, +2e क्या है इसके पास में, पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 2 होगा, और 2 होगा तो इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा हमारा, दैट इज +2e होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, हेड ऑन कोलिजन करेगा तो क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आने के बाद में अपने ही पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। तो अब एक चीज बताइए, जब भी हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है 180 डिग्री पे, तो कहीं ना कहीं वो अल्फा पार्टिकल किसी पॉइंट पे जाकर के कुछ मोमेंट के लिए रुका होगा, कुछ मोमेंट के लिए क्या होगा, रुका होगा। जैसे मैं ऐसे जा रहा हूं और मैंने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया तो कहीं ना कहीं मैं रुका हूं, तो एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम उसका वेलोसिटी क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को जहां पर देखो, ये इसमें क्या हो रहा है, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा, गया और यहां से वापस लौट गया। तो वापस लौटते हुए किसी पॉइंट पर सबसे पहले उसका वेलोसिटी क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है जहां पर उसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा,
ठीक है, उसके बाद में अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। उस डिस्टेंस को क्या बोला गया, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, द अल्फा पार्टिकल विच इज ऑन हेड ऑन कोलिजन विद द न्यूक्लियस after collision it returns back and stop for a while, है ना, and then after it is retracing its path and this distance is called डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब जब अपने पाथ को रिट्रेस करेगा उससे पहले जस्ट फॉर अ वाइल क्या हुआ होगा, कहीं किसी पॉइंट पे जाकर के रुका होगा। ठीक है, उस डिस्टेंस को बोला गया क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला गया। ठीक है, तो देखिए ये इसको आर नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये आर नोट क्या होता है बच्चों, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते थे, तो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया था। ये आ रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा है और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आकर के वो क्या हो गया, वापस आते हुए लौटते हुए ये रुक गया। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आ जाएगा फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए इनिशियल हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल इनिशियल जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा दैट इज फाइनल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो अब बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं क्या था हमारा, के था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपका, या फिर बोल देते हैं कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या था हमारा, दैट इज हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या था, 0 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी रुक गया जाकर के, तो ये 0 हो गया, वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो गया बताइए। ठीक है, ये हीलियम न्यूक्लियस है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होगा क्या होता है, के Q1 Q1 कितना है 2E, Q2 कितना है ZE अपॉन कितना हो जाएगा हमारा R0। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R, है ना। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, R0 का वैल्यू निकाल लो। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2kZe² अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ mv²। ये है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो आपको ये करना था। चलिए उसके बाद में आपका ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए का फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहां पर, उसके बाद में जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर for the scattering angle of 0 डिग्री एंड scattering एंगल ऑफ 180 डिग्री। बोल रहा है कि जब स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा तो इंपैक्ट पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा। तो अगेन फार्मूला लिखिए यहाँ पर, इंपैक्ट पैरामीटर का क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होता है, kZe² अपॉन कितना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और इनटू क्या होता है, कॉट ऑफ θ/2। ठीक है, कॉट ऑफ θ/2। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपका थीटा का वैल्यू रखिए। तो अगर हम लोग रखते हैं क्या, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या होगा बच्चों, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो उस केस में कॉट ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, कॉट जीरो कितना होता है, tan 0 0, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब कॉट 0 इन्फिनिटी होगा तो कॉट θ/2 भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इन्फिनाइट हो जाएगा। मतलब वो न्यूक्लियस से बहुत ही दूर है, अल्फा पार्टिकल वो न्यूक्लियस से क्या है, बहुत ही दूर है ना। मतलब कितना डिस्टेंस रहा होगा उसका, डायरेक्टली बी का वैल्यू क्या रहा होगा, इन्फिनिटी। तभी तो वो क्या होगा, उसका कुछ स्कैटरिंग एंगल नहीं होगा 0 डिग्री पे, मतलब डायरेक्टली क्या करेगा, वो डायरेक्टली पास कर जाएगा अनडेविएटेड। वही तो इंडिकेट कर रहा है कि इस पर कोई भी डेविएशन या कोई भी स्कैटरिंग इसका नहीं होगा। ठीक है,
स्कैटरिंग एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से काफी दूर है, वो जब उसका इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो क्या यहाँ पर स्कैटरिंग होगा उसका डिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्टली वो पास कर जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री जब हमारा स्कैटरिंग एंगल होगा उस समय इंपैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा, दैट इज इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारा, जब बोल रहा है आपका यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जब थीटा का वैल्यू क्या है, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है बच्चों, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका बताइए, कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 180 डिग्री बाई 2 मतलब 90 डिग्री, और कॉट 90 क्या होता है 1/tan 90। tan 90 सबको पता होगा कितना होता है, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा इंपैक्ट पैरामीटर का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो गया मतलब क्या हुआ बच्चों, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, हेड ऑन कोलिजन कर रहा है न्यूक्लियस के साथ में, तभी तो इंपैक्ट पैरामीटर का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। उसको जस्ट क्या कर रहा है, हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, मतलब गया और अपने पाथ को ऐसे ही रिट्रेस कर लिया, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री, मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, जो डायरेक्टली क्या करेगा, जाएगा और अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होता है, जब हेड ऑन कोलिजन होता है, उस समय ये मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल होता है, मैक्सिमम डेविएशन होता है। क्लियर है बच्चों, और ये बहुत ही ओकेजनली होता है, लगभग 1 मिलियन में से एक को ऐसा अल्फा पार्टिकल होता है जो कि जिसका कि स्कैटरिंग 180 डिग्री पे होता है, जो अपने पाथ को क्या कर लेता है, रिट्रेस कर लेता है आफ्टर हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो आपको ये लिख देना था यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा क्या हो गया, बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, हमारा बी पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, बी पार्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स व्हेन द सरफेस इज इरेडिएटेड। इरेडिएटेड का मतलब क्या हो गया, ये एंटोनिम्स है बच्चों ऑफ रेडिएटेड का। ठीक है, रेडिएटेड मतलब क्या हो गया हमारा, कि वहां से एनर्जी निकल रहा है, इरेडिएटेड मतलब वहां पर फॉल किया गया। ठीक है, उस सरफेस पे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर व्हेन द सरफेस इज इरेडिएटेड विथ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1 एंड सेकेंड ν2। अब बोल रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड in the two cases are k and 2k respectively, then obtain the expression for the threshold frequency for the surface। और ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा था, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, मैंने क्लास में भी करवा दिया था अच्छे से, और देखिए ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आ गया, ये मेरा प्रेडिक्शन था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने करवा दिया था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग लाइट को फॉल करवा रहे हैं, लाइट को फॉल करवा रहे हैं। तो जैसे हम लाइट को फॉल करवाएंगे और मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हमारा कोई मेटल सरफेस है। ठीक है, मेटल सरफेस है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन द सरफेस इज इरेडिएटेड विथ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1, जब ν1 फ्रीक्वेंसी से रेडिएट करवाया गया। ठीक है, जब ν1 फ्रीक्वेंसी से रेडिएटेड करवाया गया यहाँ पर ν1 फ्रीक्वेंसी से, तो उस केस में जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, और उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रेडिएशन को जब यहाँ पर क्या किया गया, फॉल करवाया गया, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा ν1 है, तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं, मतलब इस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने क्या किया, ν2 फ्रीक्वेंसी का
लाइट को हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट करवाए हैं, ठीक है। मतलब ये सरफेस को न्यूटिव फ्रीक्वेंसी वाले लाइट से हम लोग इरेडिएट करवाए हैं ना। तो जब ये इरेडिएट करवाएंगे उस समय जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस समय जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से बच्चों, वो क्या होगा हमारा, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, 2k है। उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, 2k है। तो पूछ रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सरफेस क्या होगा, और मैंने बताया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जितना आपको रिक्वायर्ड होगा, उतना कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट को फॉल करवाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉनिक इमिशन होगा आपका, ठीक है। तभी वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट होंगे, ठीक है। और ये जो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मेटल टू मेटल क्या होता है वो वेरी करता है। मैंने बताया भी था कि सीजियम का मिनिमम होता है दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किसका मैक्सिमम होता है, प्लेटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मटेरियल टू मटेरियल क्या होता है, ये वेरी करता है। तो यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आपको दोनों कंडीशन दिया हुआ कि जब न्यूवन फ्रीक्वेंसी का लाइट आया तो वहां पर जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन था, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसका काइनेटिक एनर्जी k है, और जब न्यूटन फ्रीक्वेंसी के लाइट से इसको इरेडिएट करवाएं, इस सरफेस को यहाँ पर फॉल करवाएं, तो उस समय जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का कितना है, 2k है। अब कुछ नहीं करना था, न्यू नॉट का वैल्यू निकालना है, मतलब आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ न्यू1 एंड न्यू2, ठीक है। चलो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला केस, ठीक है, जब हमने क्या किया, न्यूवन फ्रीक्वेंसी के लाइट को फॉल करवाया, तो उस केस में आपका क्या होगा, आइंस्टीन इक्वेशन यूज करो कि जो आपका हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है आपका, इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, दैट इज हाफ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ये होता है कि नहीं होता, और ये होता है हमारा जनरल एक्सप्रेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या होता है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है ये, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है क्या, दोनों कंडीशन लगा दीजिए, कि बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू k है, कब, h तो हमारा कांस्टेंट होगा, जब आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो हमारा जिसे इरेडिएट करवा रहे हैं सरफेस को, उसका फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, न्यू नॉट तो सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो न्यू नॉट होगा हमारा। उसी प्रकार से बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी 2k हो जाता है इमिटेड इलेक्ट्रॉन का, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरेडिएटेड लाइट कितना है हमारा, दैट इज न्यू2 है, तो न्यू2 माइनस क्या हो जाएगा, न्यू0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, आपस में डिवाइड कर दो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, अब यहाँ पर कर दो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। जैसे ही 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइए, ये हो जाएगा k/2k, मतलब 1/2, h कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा आपका न्यू1 माइनस न्यू नॉट, और यहाँ से आ जाएगा न्यू2 माइनस न्यू नॉट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, न्यू2 माइनस न्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 न्यू1 और माइनस 2 न्यू2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पर काम करते हैं, 2 न्यू2 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, ये 2 न्यू2 माइनस 2 न्यू नॉट और माइनस न्यू नॉट, कितना हो जाएगा, न्यू नॉट इक्वल टू 2 न्यू1 और माइनस न्यू2, ये हो जाएगा रिलेशन, है ना। तो ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया, 2 न्यू1 और माइनस न्यू2 आ गया, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसका एक्सप्रेशन आपका ये होगा इन टर्म्स ऑफ न्यू1 एंड न्यू2। क्लियर हो, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सबको क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से बता दिया आपको, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाना था, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट आपका होता है, ठीक है। जब हमारा न्यूवन फ्रीक्वेंसी के लाइट को फॉल करवा रहे हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर कितना है, k है। जब न्यूटन फ्रीक्वेंसी को फॉल करवा रहे हैं तो हम लोग, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना, फोटो इलेक्ट्रॉन का 2k, दोनों को डिवाइड करो, फटाफट यहाँ पर आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड एंड मेंशन इट्स टू यूजेज, मेंशन इट्स टू यूजेज, है ना। चलो, तो लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है बच्चों,
मैंने आपको बताया लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, एलईडी जिसको आप बोलते हो, जिसका फ्रीक्वेंटली आजकल यूज किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग भी यूज कर रहे होंगे, हाउस लाइट में भी हमारा आज फ्रीक्वेंटली यूज होता है, डिस्प्ले डिवाइसेस में भी आजकल बहुत जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, और बेसिकली ये लाइट इमिटिंग डायोड होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जंक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड। ठीक है, तो वो क्या होता है, जब हम लोग डायोड को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में फॉल करते हैं तो वैलेंस बैंड के होल के साथ में रिकम्बाइंड करते हैं। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, वो क्या करता है, वो एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा एलईडी होता है हमारा बच्चों, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि जो एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक यहाँ पर कंडक्शन बैंड होता है और यहाँ पर आपका क्या हो गया, दिस इज वैलेंस बैंड, है ना, वैलेंस बैंड। और यहाँ पर होता क्या कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, फिर इलेक्ट्रॉन, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाते हैं, ठीक है, ये क्या है, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या करेगा, जो होल्स अवेलेबल रहेगा उसके साथ में क्या होगा, इनका रिकॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा बच्चों, इनका रिकॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये रिकम्बाइन करेंगे, क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा, ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आ रहा है तो ये क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, है ना। आपको पता है कि अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ले जाना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, और हायर से लोअर में आ रहा था एनर्जी लूज करेगा। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दैट इज एच न्यू या बोलो एच सी बाई लेमडा। ठीक है, और कितना एनर्जी वो इमिट करेगा, दैट इज इक्वल टू लगभग Eg के बराबर, जो कि यहाँ पर का एनर्जी गैप है, तभी तो नीचे आ पाएगा। इतना एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, ठीक है, कि यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसके साथ रिकम्बाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकल रही है। तो एलईडी में क्या होता है हमारा, एलईडी में जो कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन होता है किससे बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एलईडी इज अ फोटोनिक डिवाइसेस in which there is a conversion of electrical energy into light energy. It work on the principle of emission of light from the junction of forward bias diode। ठीक है, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, तो जो जंप किया इलेक्ट्रॉन वो लाइट इमिट करता है, एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, रेडिएशन। चलो अब यहाँ पर जो आपका लाइट इमिट करेगा, और मोस्ट ऑफ द जो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है बच्चों, वो नियर द जंक्शन एरिया होता है। मोस्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन का होता है जंक्शन एरिया पे होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये आता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन, कितना मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, तो आपको पता है कि कम से कम एनर्जी कितना इमिट करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Eg हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, E के जगह पर लिख सकते हैं एच न्यू। ठीक है, एच न्यू दैट इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा हमारा, Eg होगा, या इसी को लिख सकते हैं H इंटू सी बाई लेमडा इज लेस, दैट इज एच सी बाई लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Eg हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एच सी अपॉन क्या हो जाएगा, Eg। तो यहाँ पर जो आपका लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू आता है बच्चों, ये आता है कितना बार, जब कांस्टेंट का वैल्यू रख दोगे तो 12400 एंगस्ट्रॉम अपॉन क्या हो जाएगा, Eg इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना इमिट करेगा, लेमडा मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12400
एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाई ईजी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड बाई ईजी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बस इतना लिख देना था आपको, कुछ नहीं करना था, 2 पॉइंट लिखना था। एलईडी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जंक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड। ठीक है, ये होगा when the electron jumps from conduction band to valence band it recombined with the holes in the वैलेंस बैंड। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिख देना था, एक और पॉइंट क्या लिखते हैं आप कि इसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट जो इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 12400 एंगस्ट्रॉम अपॉन ईजी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज्यादा कुछ लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना था, इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहाँ पे होता है इसका एप्लीकेशन, इसको हम लोग डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज करते हैं, रेलवे वगैरह में देखते होंगे है ना, तो वहां पर डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज करते हैं। उसके बाद में हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं उसको यूज करते हैं हाउस लाइटिंग में हम लोग यूज करते हैं, है ना। उसके बाद में बर्गलर अलार्म में यूज होता है, तो बहुत जगह में इसका क्या है, एप्लीकेशन हमारा है। ठीक है, आप रिमोट जो देखे होंगे, टीवी का जो रिमोट होता है उसमें भी एलईडी लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसमें कौन सा एलईडी होता है बच्चों, जो कि इंफ्रारेड लाइट को क्या करता है, रेडिएट करता है। क्लियर है बात। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या है। ठीक है, यह सेक्शन नंबर बी का है ना, सेक्शन नंबर बी अब आ गया, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन इन द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में डिप्लीजन रीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था, और ये लेक्चर भी आपका यूट्यूब पर मेरा पड़ा हुआ है, आपको बस वहां पर टाइप करना है। ठीक है, आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक, चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन इन अ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में डिप्लीजन रीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए, अगर सपोज दैट हमारे पास में एक पीएन जंक्शन है, क्या है हमारे पास बच्चों, एक पीएन जंक्शन है, यहाँ पर पी टाइप और यहाँ पर क्या है, एन टाइप है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये पीएन जंक्शन है, इसको मैंने क्या किया, ओपन सर्किटेड छोड़ दिया। क्या किया बच्चों, इसको हमने ओपन सर्किटेड, है ना, ओपन सर्किटेड इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। जैसे ही ओपन सर्किटेड छोड़ देंगे, यहाँ पर आपने डोपिंग कर रखा किससे, दैट इज ग्रुप 3 के इंप्योरिटी को मिलाया आपने, यहाँ पर किसको मिलाया आपने, यहाँ पर ग्रुप 5 के इंप्योरिटी को मिलाया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा होता है दैट इज डोनर इंप्योरिटी, उसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एनडी विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास में क्या है, एक पेंटावैलेंट एटम है, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एनडी जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, और यहाँ पर क्या होता है एनए जो एक्सेस होल लिए हुए है। तो यहाँ पर सारे क्या है, होल्स है यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर में। ठीक है, यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है एन साइड में। ठीक है, और माइनॉरिटी कैरियर क्या है हमारा, होल्स है यहाँ पर 1-2, यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, जैसे ही हम ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन को ओपन सर्किट छोड़ेंगे, तो क्या होगा, इनिशियली ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, मेजोरिटी कैरियर फ्लो करेगा फ्रॉम पी टू एन और एन टू पी रीजन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर होल फ्लो करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, इनिशियली सम ऑफ द डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद में ओपन सर्किटेड में नेट करंट क्या हो जाएगा, 0। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जैसे होल्स यहाँ से मूव करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, होल्स मूव करेगा, मतलब Na एक्सेस होल लिए हुए थे। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ था, यहाँ पर बैठा हुआ था Na एक्सेस होल लेकर के, तो क्या करेगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो क्या करेगा, इसके साथ रिकम्बाइंड करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेता है, दैट इज Na नेगेटिव, और इसको बोलते हैं नेगेटिव इमोबाइल आयंस। फिर उसी तरह से जैसे एक इलेक्ट्रॉन एन साइड टू पी साइड शिफ्ट होगा, तब क्या होगा, एनडी जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा यहाँ से, और पॉजिटिव इमोबाइल आयंस बना लेगा। ठीक है, तो जैसे ही एक होल का मूवमेंट होगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, क्या होगा, जैसे पी साइड टू एन साइड होल मूव करेगा, तो यहाँ पर एक निगेटिव इमोबाइल, फिर निगेटिव, फिर यहाँ पर निगेटिव, इस तरह से निगेटिव इमोबाइल आयंस नियर द जंक्शन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और जब हमारा एन साइड टू पी साइड हमारा जब होल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, वैसे वैसे यहाँ पर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग
दैट इज इस रीजन में हमारा क्या बन गया, ये डिप्लीजन रीजन बन गया और इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीजन रीजन। सो डिप्लीजन रीजन कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल आयंस कलेक्टेड नियर द जंक्शन ऑन द पी साइड एंड एन साइड। ठीक है, और ये जो विड्थ ऑफ डिप्लीजन रीजन होता है बच्चों, क्योंकि एक बार आपका डिप्लीजन रीजन बन गया तो यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फर्दर मूवमेंट को क्या करता है, स्टॉप करवा देता है, फर्दर डिफ्यूजन होने नहीं देता है। वो जैसी बैरियर क्रिएट हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल, तो फर्दर डिफ्यूजन होने नहीं देगा। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारा नेट करंट को क्या कर देता है, फिर फर्दर जीरो हो जाता है। उसमें नेट करंट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड में जीरो हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन में नेट करंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा था, इस डायरेक्शन में डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा था, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या होता है, एक ड्रिफ्ट करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस साइड में पी साइड नेगेटिव हो गया, इन साइड पॉजिटिव हो गया। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयंस के कारण क्या होगा, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में बनेगा फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, है ना। तो इस कारण क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में जिसको बोलते हैं आई ड्रिफ्ट, और ये क्या करेगा, इसको काउंटर बैलेंस कर लेगा और नेट करंट को क्या कर देगा, जीरो हो जाएगा, है ना। नेट करंट को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अब देखो डिप्लीजन रीजन जो बना है हमारा, उसका विड्थ ऑफ डिप्लीजन रीजन बताया था 2 एप्सिलॉन बाई Q इंटू 1 बाई एन ए और इंटू प्लस 1 बाई एन डी और इंटू क्या होता है भीजे, ये जंक्शन पोटेंशियल, ये अंडर रूट इतना। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिप्लीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीजन रीजन। ठीक है बच्चों, बस इतना आपको लिख देना था कि आपका क्या, व्हेन द PN junction is left open circuited, then initially due to the concentration gradient, the majority charge carrier flow from P side to N side, that is whole flow from P side to N side, and majority charge carrier electron flow from N side to P side. So initially due to the diffusion process, some amount of current flows. ठीक है, और जैसे ही होल शिफ्ट होगा पी साइड टू एन साइड, एक नेगेटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाएगा कहाँ पर, नियर द जंक्शन ऑन पी साइड। उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा एन साइड टू पी साइड, एक पॉजिटिव इमोबाइल आयंस नियर द जंक्शन क्रिएट हो जाएगा, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयंस का लेयर क्रिएट हो जाएगा, और वहां पर हम लोग बोलते हैं कि डिप्लीजन रीजन फॉर्म हो गया। और इसे डिप्लीजन रीजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, दिस इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर। यहाँ पर कोई फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ई मोबाइल आयंस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक बार क्रिएट हो गए तो वो फर्दर मूव नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। ठीक है, सो डिप्लीजन रीजन इज फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल आयंस नियर द जंक्शन एरिया। क्लियर है बात। ठीक है, अब इतना आपको लिख देना था, इससे ज्यादा क्या लिखोगे, है ना, फिर बहुत हाई लेवल हो जाएगा। चलो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, ये हो गया आपका सेक्शन बी पे आ जाओ, है ना। सेक्शन बी में देखिए क्या है, सेक्शन बी क्या, विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड आल्सो ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। बहुत ही आराम से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है हमारा, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बोला, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना, फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, ये प्राइमरी होता है। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं टर्मिनल क्या, ए और टर्मिनल बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये सेकेंडरी है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक डायोड यहाँ पर कनेक्टेड होता है। ठीक है, और एक डायोड हमारा यहाँ पे कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर हम लोग लोड लगा देते हैं। ये क्या आपका लोड लगा हुआ है, और ये हमारा RL है। ठीक है, ये डायोड क्या है, D1 है, ये डायोड हमारा क्या है, D2 है डायोड। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं, जो कि एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल है, प्लस माइनस, है ना। तो ये हमारा दैट इज VI इनपुट सिग्नल, और ये हमारा ओमेगा टी, ये 0, ये पाई और 2 पाई। ये एक क्या है, बाई डायरेक्शनल सिग्नल, हमारा बाई डायरेक्शनल AC सिग्नल। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, बेसिकली अब बाई डायरेक्शनल AC सिग्नल टू पल्सेटिंग DC सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारा इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, तो हुआ क्या,
हुआ क्या कि जैसे अब यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है N1 इज टू N2 और यहाँ पर क्या है N2 इज लेस देन N1। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं इसको यूज करते हैं कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो आप कुछ नहीं बोल रहा विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम आपका ड्रॉ हो गया। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। आपको क्या करना था, कुछ नहीं, केवल पहले क्या करना था, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। तो क्या होता है हमारा, पहला हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, साइकिल ऑफ इनपुट। तो जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाओगे तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाओगे तो ये हो जाएगा टर्मिनल पॉजिटिव, ये निगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका इनपुट कहाँ पे लगा रहे हो, ए बी टर्मिनल पे लगा रहे हो, तो भी ए बी का वैल्यू क्या होगा हमारा पॉजिटिव। तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा बच्चों, वी ए माइनस वी बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो वी ए क्या होगा, ग्रेटर देन वी बी होगा। तो ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा बी। तो ये ऐसा पोलैरिटी होगा जिसके कारण क्या होगा हमारा, ये हायर पे आ जाएगा। और यहाँ पर सेंटर टैपिंग भी करते हैं, वो भी कर दो सेंटर टैपिंग। तो ये हायर, ये आपका क्या हुआ, सेंटर टैपिंग किया हुआ, ये क्या किया हुआ, सेंटर टैपिंग किया हुआ। तो इसीलिए उसको बोलते हैं सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव फिर ये निगेटिव। अब कौन सा डायोड ऑन कौन सा ऑफ होगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ D1। ठीक है, तो ये डायोड इस केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस मतलब ऑन का मतलब आइडियल डायोड होता है, तो ऑन में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। और ये डायोड क्या होगा, देखो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू D2, इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, दैट इज ऑफ। ये क्या हो जाएगा, ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पी साइड, तो क्या होता है हमारा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब में डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, तो इसको उतना लिख देना था कि आपको इस केस में क्या होगा आपका, जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो इस केस में D1 क्या हो गया, ऑन हो गया, और D2 क्या हो गया हमारा ऑफ हो गया। इस केस में जो आपका आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा बच्चों, यहाँ से देखिए। ठीक है, ये हमारा प्लस, ये माइनस यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सेंटर टैपिंग किया हुआ है, सेंटर टैपिंग किया हुआ। ये डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया, तो मतलब ओपन सर्किट कर दो। ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये डायोड क्या है, ऑन है। उसके बाद में ये हमारा क्या होगा, ये लोड हमारा है RL। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, इसको कनेक्ट कर दो। तो करंट किस तरह से फ्लो करेगा, ये मान लेते हैं सेकेंडरी वोल्टेज हमारा VS है, ये VS है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट इस तरह से फ्लो करेगा सर्किट में, और यहाँ पर करंट आएगा IL, इसके अक्रॉस V0, वोल्टेज क्या होगा हमारा V0। ठीक है, या हमारा इस करंट को मान लो आप सपोज दैट I0 आउटपुट करंट। ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो करेगा। उसी तरह से सेम टू सेम ऑपरेशन आपको दिखलाना था किसमें, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ साइकिल। सो ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल का निगेटिव हाफ साइकिल दोगे तो उस केस में क्या होगा, VAB इज लेस देन जीरो, और VAB लेस देन जीरो मतलब इस केस में VM माइनस VB क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो VA क्या हो जाएगा, लेस देन VB, ये आ जाएगा लोअर पे, ये आ जाएगा हायर पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनल हो जाएगा क्या, निगेटिव, ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव, जिसके वजह से ये टर्मिनल निगेटिव, ये पॉजिटिव, और फिर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला डायोड क्या हो जाएगा हमारा ऑन हो जाएगा, ये डायोड क्या हो जाएगा हमारा ऑफ हो जाएगा। तो भी आउटपुट जो आएगा आपका बच्चों, इधर से आएगा आउटपुट, और इस तरह से आउटपुट फ्लो करेगा इस साइड से। ठीक है, तो अब ये बताइए यहाँ पर दोनों ही केसेस में, ठीक है, अब देखो ये तो ओपन सर्किट हो गया, यहाँ पर ये ऑफ हो गया। अब ये आउटपुट यहाँ से आएगा इस तरह से। ठीक है, जब D1 वर्क कर रहा था तो आउटपुट इधर से आ रहा था, लोड में फ्लो कर रहा था। जब हमारा D2 ऑन हो गया तो आउटपुट इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल द करंट थ्रू द लोड फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हेंस वी कैन से दैट अ बाई डायरेक्शनल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू यूनि डायरेक्शनल सिग्नल। तो बेसिकली क्या करता है रेक्टिफायर, बाई डायरेक्शनल सिग्नल को एक पल्सेटिंग DC सिग्नल में कन्वर्ट करता है, अब बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनि डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है बच्चों, ये प्योर DC नहीं होता, इसको बोला जाता है पल्सेटिंग DC बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है AC प्लस DC दोनों, AC प्लस DC क्या होता है
दोनों होता है। ये हमारा रेक्टिफाइड का आउटपुट है। ठीक है, क्लियर है बात। आपका एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल आपने इसमें दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक यूनि डायरेक्शनल सिग्नल में। क्लियर है। ठीक है, तो इसका वेवफॉर्म भी बनाना था, दैट इज आउटपुट और इनपुट वेवफॉर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आउटपुट और इनपुट वेवफॉर्म बनाना था, तो अब कुछ नहीं करना था, इनपुट बनाना था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपका आउटपुट ड्रॉ करना था। तो ये मान लो सपोज दैट दिस इज इनपुट, यहाँ पर इनपुट हो गया आपका, और ये हमारा ऐसा इनपुट है, ये आपका इनपुट हो गया। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा, जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए हैं उस समय आउटपुट क्या है, आउटपुट फॉलो द इनपुट। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए हैं उसको भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, ये फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल पे फिर D1 ऑन होगा, उसके कारण आउटपुट आएगा। इस केस में D2 ऑन होगा, उसके कारण आउटपुट आएगा। सो 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म है। ये क्या है, आउटपुट वेवफॉर्म है। ठीक है, अब देखिए अगर इसका हमारा फ्रीक्वेंसी अगर f0 है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दैट इज 2f0 हो जाएगा। ठीक है, या बोल सकते हैं कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारा fi है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, f0 जो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f0 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ fi हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है इन किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप लोग कहाँ पे, 5 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, सेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन इफ बोथ आर हैविंग द सेम स्पीड, बोथ आर हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी एंड आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये फार्मूला मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हमारा होता है बच्चों, ये क्या होता है, h/p। ये तो पहला फार्मूला हो गया। दूसरा क्या होगा, h/p के जगह पर क्या लिख सकते हो, mv। ये हो गया। तीसरा फार्मूला क्या हो गया, h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में, दैट इज √2m। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV होता है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारा फार्मूला आपके सामने है, सारा फार्मूला आपके सामने है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे। देखिए कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोल रहा है बोथ आर हैविंग द सेम स्पीड। कौन सा फार्मूला लगाओगे, सेम स्पीड की बात किया है, दोनों का कौन कौन सा है, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द अल्फा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन। इसके बारे में बोल रहा है कि लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल और लेमडा ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों का रेशियो निकालना, लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन लेमडा ऑफ प्रोटॉन, ये निकालना। ठीक है, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। ठीक है, चलो तो बोथ आर हैविंग द सेम स्पीड। अब सेम स्पीड की बात किया है, तो सेम स्पीड की बात किया, कौन सा फार्मूला लगाओगे बच्चों बताओ। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाओगे, सेम स्पीड की बात किया है ना, सेम स्पीड मतलब सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, सेम स्पीड की बात किया तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, अच्छा ये फार्मूला लगा दो, ये फार्मूला भी सूटेबल है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/ क्या हो गया, दैट इज mv, h/mv। अब स्पीड दोनों का क्या है, सेम है, तो इसको बोल रहा है कि ये तो सेम है दोनों के लिए, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए। h का वैल्यू कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो आपका लेमडा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस में लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन लेमडा ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, ठीक है, इसको m मान लो, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4m होता है कि नहीं, क्योंकि हीलियम है 2 4, उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 4 है, दैट इज एटॉमिक मास नंबर 4 है, तो इस पे जो टोटल मास होगा दैट इज इक्वल टू प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा, इस पर जो मास होगा हमारा दैट इज 4m। और m क्या है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन है ना, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 1:4 हो गया। इसका आंसर होगा कितना 1:4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका बी पार्ट। ठीक है, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया दोनों के लिए, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे,
ये वाला फार्मूला। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये फार्मूला लगाओगे तो लेमडा इक्वल टू बी पार्ट में देखिए क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन दैट इज 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, इस केस में आपका लेमडा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, एम हो गया। तो लेमडा ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल अपॉन लेमडा ऑफ प्रोटॉन जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका अंडर रूट हो गया। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज m अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो गया, दैट इज 4m। तो यहाँ m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 4, मतलब कितना आ गया हमारा, इक्वल टू 1 बाई 2, दैट इज 1 बाई 2 इक्वल टू 1:2। इस केस में कितना आंसर हो जाएगा, 1:2। और तीसरा पार्ट देखिए यहाँ पर, थर्ड पार्ट बोल रहा है एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या है हमारा, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए आप, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में आ जाता है हमारा क्या, थर्ड पार्ट इसमें करते हैं कि दैट आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए दैट इज सी पार्ट, है ना। अब बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब बोल रहा है ये दोनों का सेम है, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हमारा हो गया सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ई तो कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी लेमडा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ m हो जाएगा। और अगर अंडर रूट ऑफ m हो गया तो इस केस में अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन का जो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अंडर रूट, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज m, और यहाँ पर 4m, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1:2। कितना आंसर हो गया बच्चों, 1:2 आंसर हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास में क्या न्यूक्लियॉन्स बोल रहा है ना, सेपरेशन बिटवीन देम, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है बच्चों, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कंबाइंडली नोन एज protons and neutrons in the nucleus are combinedly known as क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो बोल रहा है कि डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मान लो एक हमारे पास में एक प्रोटॉन यहाँ पर है और एक प्रोटॉन यहाँ पर है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा होगा, तो ये दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के इंटू Q1 Q2, इसका कितना होता है चार्ज, प्लस ई, दूसरे का चार्ज क्या होगा, प्लस ई, और डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज आर। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। यही आपको दिखा देना था, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू न्यूक्लियॉन्स, है ना। एनी पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये होगा, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ये होता है के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होता है, दैट इज आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के प्रोटॉन पे चार्ज कितना, प्लस ई, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा हमारा फिर प्लस ई, और डिवाइड बाई आर, मतलब के ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी पार्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, इमेजिन द फ्यूजन ऑफ आयरन 2656 इंटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट। मतलब क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हो रहा है फ्यूजन हो रहा है आयरन का, दैट इज 26 और 56,
ठीक है, यहाँ से क्या बन रहा है, हमारा फ्यूजन हो रहा है इसका, और बन रहा है एल्युमिनियम 13 और 28, और एक और एल्युमिनियम बन रहा होगा 13 एल्युमिनियम और 28, इसका फ्यूजन हो रहा है। अब प्लस सम एनर्जी निकल रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज क्यू, है ना, क्या बोलते हैं, क्यू, और ये होता है हमारा एनर्जी रिलीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, अब ये क्यू वैल्यू आपको निकालना है, ये क्यू वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो बोल रहा है इमेजिन द फ्यूजन ऑफ आयरन 2656 into 2 equal fragment of aluminum 1328 nucleus is the fusion energetically possible, justify your answer, है ना, बिल्कुल होगा, बाय द वर्किंग ऑफ क्यू वैल्यू इन दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करो, आप क्यू वैल्यू निकाल लो। तो क्यू वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा क्या, सबसे पहले मास डिफेक्ट निकाल लो आप। ठीक है, ये क्या करो, मास डिफेक्ट निकाल लो। तो मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट आपको इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो आयरन का तो कितना हो जाएगा बताओ, इसका दिया हुआ है यू के फॉर्म में दिया हुआ। ठीक है, यू के फॉर्म में दिया हुआ, तो क्या करेंगे, एम यू के फॉर्म में दिया हुआ, तो यहाँ पर कितना है, ये 26 है हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 26 और ये क्या हो गया 56 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 56 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम एम दिया हुआ दैट इज 5.93494 और माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, दैट इज एक का मास कितना है 28, है ना, 28 एमयू, और एक एमयू का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर दिया हुआ है 27.98191। ठीक है, इतना दिया हुआ आपका, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करोगे आप, मास डिफेक्ट निकाल लोगे, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एम का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद क्यू वैल्यू कैसे बताया था मैंने निकालने के लिए, उसके बाद में क्यू वैल्यू जो आप निकालोगे बच्चों, ये क्या होता है, मास डिफेक्ट इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज क्यू वैल्यू। ठीक है, जितना भी मास डिफेक्ट आपका आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है, 931 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU ऑफ मास के कारण जो उसके साथ एसोसिएटेड जो उसका एनर्जी होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि नहीं। 1 AMU मास के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, मास निकाल लोगे, किसमें, AMU में निकाल लोगे, एमयू निकाल लोगे, तो उसके क्या करना है, 931 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, वही दे देगा आपको क्या, दैट इज क्यू वैल्यू। ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी, और क्वेश्चन कहाँ चला गया इसका, क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए इसका भी अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहले 10 ही पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर ही आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 8 अभी डिस्कस करते हैं, 7 8 9, पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट। बोल रहा है कि क्या स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट होता है कलर ऑफ लाइट से। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि कलर ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, हमारा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इज द स्पीड ऑफ लाइट, अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम क्या होता है, सी अपॉन उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि नहीं। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये हमारा जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और वेवलेंथ आपस में क्या है, रिलेटेड है ना। मतलब लैम्डा क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे है हमारा, मीडियम पे डिपेंड कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी भी डिपेंड कर रहा है किसमें, म्यू पे, और म्यू डिपेंड कर रहा है किसमें, लैम्डा पे। ठीक है, तो क्या होगा, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट, नो। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ अगर चेंज होगा तो क्या होगा, हमारा कलर चेंज होगा, कलर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है,
कलर चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा, चेंज हो रहा है। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग क्या होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो उसमें जो हमारा रे ऑफ लाइट जो होगी, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो वेवलेंथ अलग होगा तो हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर ऑफ लाइट क्या होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, है ना, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो लिखना पड़ेगा इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इंडिपेंडेंट, नो, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड्स अपॉन द मीडियम ऑफ द ग्लास, है ना, मीडियम पे डिपेंड करता है। कौन सा, कि किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, आपका बी पार्ट है ना, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का देख लो, बी पार्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, ठीक है। बोल रहा स्मॉल बॉल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग द वाटर ऑफ डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक टैंक है, ये टैंक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर है, ये क्या है हमारा, वाटर है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, वाटर रखा हुआ है। अब बोला गया क्या कि अब बल्ब इज प्लेस्ड, मान लो यहाँ पर बल्ब को प्लेस कर दिया है, ठीक है। कहाँ पर कितना इसका डेप्थ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है डेप्थ, इसका 70 सेंटीमीटर डेप्थ दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्जेज, बोल रहा है कि यहाँ से जो लाइट निकलेगी यहाँ से इमर्ज हो रहा है, मतलब कैसे इमर्ज होगा बच्चों, क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रहा होगा यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो रहा होगा, यहाँ से क्रिटिकल एंगल पे क्या हो रहा होगा, इंसिडेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगा, तभी तो क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दैट इज यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये मान लेते हैं इसका क्या, ये हमारा इसका रेडियस है, ये सरफेस का, जो आपका सरफेस ऑफ वाटर हमारा, इसका रेडियस मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, और ये इसका क्या होगा, एच क्या हो गया, इसका हाइट हो गया, एच क्या हो गया, इसका हाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। तो आप पूछ रहा है कि इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था क्या रिलेशन था एच और आर में और म्यू में, ठीक है। यहाँ पर आपका रिलेशन था दैट इज आर इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू माइनस 1, ठीक है। आर इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू माइनस 1, बस ये फार्मूला आपको लगा देना था, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पर एच का वैल्यू कितना है हमारा, देख लो यहाँ से एच का वैल्यू, यहाँ पर एच का वैल्यू देख लो कितना हो गया, एच का वैल्यू आपको दिया हुआ 70 सेंटीमीटर अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच बाई अंडर रूट ऑफ म्यू माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू का वैल्यू कितना है हमारे बच्चों, दैट इज 4/3, दैट इज 1.33 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर कैलकुलेट होगा, उसके बाद में एरिया कैलकुलेट कर लेना। एरिया क्या होगा, इस वाले सरफेस का, सर्कुलर है, दैट इज पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना आराम से, यहाँ से आर कैलकुलेट कर लेना। आर इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1, ठीक है। चलिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म इज केप्ट इन एयर इज √2, देन कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बहुत आसान क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसका मतलब इच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी हो गया क्या, 60 डिग्री। तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पता चल गया, एंगल ऑफ प्रिज्म ये होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री आपका हो गया, ठीक है। चलो, और ये भी दिया हुआ है कि प्रिज्म का जो आपका दिया हुआ है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। तो क्या निकालना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, बहुत आसान है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू -1 और इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म, कितना आ गया, √2 - 1 और इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म कितना, 60 डिग्री, कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से।
तो ये पार्ट आपका हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म निकालना। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकलता है बच्चों, देखो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल यहाँ से इंसिडेंट हो रहा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से चला जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दो। इसमें क्या है, √2 है हमारा, इधर क्या है, बाहर में एयर मीडियम है, तो एयर है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, दैट इज 1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर इस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे लगा दो क्या, दैट इज स्नेल्स लॉ, है ना। तो स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ कहाँ पे, एट पॉइंट क्यू पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो √2 और इंटू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए जरा, √2 साइन कितने एंगल पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल पहले निकालना पड़ेगा ना, ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये आपको साइन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इधर क्या है 1 और इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या हो जाएगा आर, साइन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज आर, ठीक है। अब देखिए ये एंगल हमारा दैट इज √2 और साइन लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल इक्वल टू क्या हो जाता है, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, दैट इज साइन सी का वैल्यू निकल जाएगा 1/√2। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 45 डिग्री, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो चलो अब आ जाओ, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल भी निकल गया। अब सेक्शन सी पे देखिए, सेक्शन सी जो आपका दिया हुआ है, एक दिया हुआ ब्रिटिश फिजिकिस्ट थॉमस यंग्स एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, है ना। उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ही ऑब्जर्व दैट द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, और इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऑब्टेंड हुआ स्क्रीन पे उसको ऑब्जर्व किया इन हिज एक्सपेरिमेंटल सेटअप नोन एज Young's double slit experiment. The two slits S1 and S2 are illuminated by the light from the slit S, है ना। The interference pattern consists of dark and bright bands of light. Such bands are called fringes, and the distance between the two consecutive bright and dark fringes are called fringe width, ठीक है। चलो अब इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द स्क्रीन्स आर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ठीक है, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू द प्लेन ऑफ द स्लिट S1 एंड S2 द फ्रिंज विड्थ विल, है ना। अब देखो फ्रिंज विड्थ क्या होता है बच्चों, देखो ये हमारा स्क्रीन होता है और ये क्या है, हमारा स्लिट का प्लेन है। यहाँ पर एक S1 और S2 होता है, हमारा S1 और S2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, है ना, और ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, है ना, ये हमारा D है, ऐसा होता। और ये हमारा D होता और ये हमारा क्या है, स्क्रीन है, ये क्या है हमारा स्क्रीन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या होता है, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर सबसे पहले A, ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा A पार्ट है, ठीक है। इफ द स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द प्लेन ऑफ इतना, बोल रहा है कि स्क्रीन जो है ना इसकी तरफ आ रहा है, उसको हम लोग मूव करवा रहे हैं क्लोजर टू द स्लिट प्लेन, है ना। तो उस केस में बोल रहा है कि क्या होगा, है ना, इफ द स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द प्लेन ऑफ द स्लिट S1 एंड S2 देन द फ्रिंज विड्थ क्या होगा। देखो फ्रिंज विड्थ जो हमारा होता है बच्चों बीटा, ये हमारा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, है ना। और ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव या टू कंजुकेटिव मैक्सिमा या टू कंजुकेटिव मिनिमा, या फिर बोल सकते हैं द सेपरेशन बिटवीन द टू कंजुकेटिव ब्राइट फ्रिंजेज और टू कंजुकेटिव डार्क फ्रिंजेज, उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, दैट इज D लैम्डा अपॉन क्या होता है, D होता है, ठीक है। जब इसके पास ले आओगे, स्क्रीन को इसके पास ले आओगे तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। जब D का वैल्यू डिक्रीज करेगा बच्चों तो बताइए क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, विल डिक्रीज बट द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स सेम, है ना। और सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, विल इंक्रीज तो होगा नहीं, ठीक है, विल डिक्रीज बट द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेज इंक्रीजेज, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा क्या, देखो यहाँ पर इसको हम पास में ला रहे हैं, है ना, तो पास में ला रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा,
इंटेंसिटी डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, आपको पता होगा। अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और अगर लिनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो इंटेंसिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसको हम क्लोजर ले जा रहे हैं, क्लोजर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा इंटेंसिटी, ठीक है। जब आर का वैल्यू क्या होगा, अगर पॉइंट सोर्स मानते हैं तो जब आर का वैल्यू घटेगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज करेगा, बट द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस रिमेन नो, ठीक है, विल डिक्रीज बट द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस इंक्रीजेज। ये वाला ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कि क्या होगा हमारा, अगर हम लोग स्क्रीन को क्लोजर टू द प्लेन ऑफ द स्लिट ला रहे हैं तो उस केस में डी का वैल्यू घटेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा हमारा फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा कम, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी है ना। और लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सेपरेशन घट रहा है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो पैटर्न तो हमारा स्क्रीन पर ही बन रहा है, अब स्क्रीन के पास में लाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट और स्क्रीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ द लाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका बी पार्ट, व्हाट विल हैपन टू द पैटर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन द टू स्लिट S1 एंड S2 आर रिप्लेस्ड बाय द टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेज। जब हम लोग टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज यूज करेंगे बच्चों तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, नॉन कोहेरेंट बन जाएगा। और इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, नो पैटर्न विल बी ऑब्जर्व, ये ऑप्शन होगा, नो पैटर्न विल बी ऑब्जर्व, है ना। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, ये दोनों सोर्स नॉन कोहेरेंट सोर्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नॉन कोहेरेंट सोर्स हो जाते हैं। तो कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न कब बनता है, जब हमारा कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। आपको पता होगा कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सी देखो इसका, टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर साइड टू बी कोहेरेंट व्हेन दे इमिट। मैंने बताया था कि कोहेरेंट का कंडीशन क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए ये कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, साथ में हमारा फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम और वेवलेंथ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए हमारा, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। और डिफरेंट वेवलेंथ नो, सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सारा काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस बोल रहे हो ना, ये कांस्टेंट ये नहीं आ पाएगा फिर अगर आप फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है हमारा क्या, दैट इज डी। इसका डी पार्ट देखो, डी पार्ट क्या है हमारा, बोल रहा है द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बीटा, ठीक है। इफ द होल सेटअप इज इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू देन द फ्रिंज विड्थ विल, ठीक है। देखो फ्रिंज विड्थ क्या होता है हमारा, बीटा, बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी लेमडा अपॉन क्या होता है, डी होता है, डी लेमडा अपॉन डी। तो ये तो दोनों मीडियम चेंज होने पर ये चेंज नहीं करेगा, बाकी रह गया लेमडा। तो लेमडा डिपेंड करता है ना मीडियम पे, ठीक है। लेमडा डिपेंड्स अपॉन फंक्शन ऑफ, यह क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब लेमडा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, म्यू होता है ना, म्यू हो जाता है। तो जब दूसरे मीडियम में ले जाओगे तो मान लेते हैं दूसरे मीडियम में बीटा डैश हो गया, तो बीटा डैश हो जाएगा तो डी बाई डी तो चेंज नहीं होगा, लेकिन लेमडा क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा डैश क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पर लेमडा डैश, और लेमडा डैश क्या हो जाएगा, डी बाई डी, और लेमडा डैश हो जाएगा लेमडा बाई म्यू, लेमडा बाई म्यू हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला टर्म जो हमारा हो गया, दिस इज क्या हो जाएगा, दैट इज बीटा। तो बीटा डैश जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू, बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, दैट इज, ठीक है, बीटा बाई म्यू हो जाएगा, ठीक है। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा हमारा, म्यू टाइम से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर इसका ई पार्ट, बोल रहा है टोटल पाथ डिफरेंस between the two wave meeting at the point P1 and P2 on the screen are 3 lambda by 2 and 2 lambda respectively, then क्या होगा हमारा, अब देखो एक दिया हुआ हमारा क्या,
जो पाथ डिफरेंस, अगर देखो अगर पाथ डिफरेंस क्या होता है बच्चों, अगर पाथ डिफरेंस एन लेमडा है तो क्या बनता है, ब्राइट स्पॉट बनता है ना, ब्राइट फ्रिंज बनता है, ब्राइट। और अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना है हमारा 2n-1 लेमडा बाई 2 है तो क्या बनता है, डार्क बनता है, डार्क फ्रिंजेज बनता है। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि P1 पे ऐसा हो रहा है और ये हमारा क्या हो रहा है, P2 पे ऐसा हो रहा है, दे रहा है कि नहीं। देखो 3 लेमडा बाई 2 मतलब क्या है हमारा, ये कहाँ पे ऐसा हो रहा है, पाथ डिफरेंस P1 पे हो रहा है, ठीक है। और P2 पे क्या हो रहा है हमारा, पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में 2 लेमडा है, ठीक है। मतलब यहाँ से स्लिट रहा होगा यहाँ पर स्लिट होगा S1 S2 S1 और S2 होगा, और ये है हमारा स्क्रीन, ये क्या स्क्रीन है। तो यहाँ से जब हमारा P पॉइंट पे जब मिला होगा दोनों लाइट, है ना, P पॉइंट पे यहाँ पर जाकर के मिला होगा P पॉइंट पे, तो उस केस में डेल्टा x1 का वैल्यू कितना है हमारा, दैट इज बोल रहा है कितना 3 लेमडा बाई 2 P1 पॉइंट पे, ठीक है। और जब ये वेव यहाँ पे मिल रही है किसी P2 पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, तो इस केस में हमारा डेल्टा x2 का वैल्यू कितना है, डेल्टा x2 का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर 2 लेमडा है। तो क्या बना होगा यहाँ पर बना होगा क्या, यहाँ पर बना होगा ब्राइट, ठीक है। और यहाँ पर बना होगा क्या, डार्क बना होगा, यहाँ पर क्या बना होगा, डार्क बना होगा। क्लियर है। तो P1 पे क्या बनेगा हमारा, डार्क, और P2 पे क्या बनेगा, ब्राइट। तो ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म एट बोथ पॉइंट, नो, ठीक है। अब ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म एट P1, नो। अब ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म एट P2 पे क्या बन रहा है हमारा, ब्राइट बन रहा है, और P1 पे डार्क, मतलब दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इसका सम पार्ट जो आपका रह गया है, इस क्वेश्चन में नहीं आ पाया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और बाकी हम उसमें थर्ड पार्ट भी जो आपका इसका दैट इज सेट 3 है, उसे भी हम लोग लेकर के आएंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए